बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल खान आपसे बात कर रहा हूँ। आज 24 तारीख है और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। आज जो मेरे पास टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में एक ऐसे नया फिनोमेना के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो फिलॉसफी आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर दो इदारों की और उन दो इदारों के साथ फिर सियासतदानों की बहुत बड़ी टक्कर चल रही है। ये पूरी एक गेम है जो आम आदमी से बहुत दूर है, और लेकिन इसके बारे में इदारे बेहतर जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 4-5 इदारे होते हैं जो उनके मेन पिलर्स होते हैं। उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके अलावा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अलावा होते हैं पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी, अदलिया। इन दोनों की टक्कर पिछले कुछ 6-7 महीनों से चल रही है, और ये टक्कर कहाँ से शुरू हुई और कैसे चल रही है, इसमें कौन किसके साथ किस तरह सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करने भी जाऊंगा। लेकिन इन इदारों में जितने भी टकराव क्यों ना हो, असल बात यह है कि पाकिस्तान के जो तुम्मा खान है ना, जिनके पास असल कुव्वत है और ताकत है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ही है। और वही पाकिस्तान में जो चाहती है, तारीख भरी पड़ी है, वही कुछ होता है। आपने देखा होगा कि भुट्टो के बारे में बहुत मशहूर बात है कि जब उसने खड़े होकर ये बात कही थी कि सिर्फ यही बात कही थी कि ये जो जर्नैल है ना, इन्होंने आपको बांग्लादेश में फंसवा दिया था, लेकिन मैं आपको वहां से निकाल कर लाया। तो उसकी कीमत दी उन्होंने, उनको नहीं बख्शा गया। उसके बाद फिर आप देख लें, नवाज शरीफ ने जब अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में जो थोड़ा सा टकराव किया, तो उन्होंने कहा था कि हमने वो लाहौर एक्ट के ऊपर अमल करना है और इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करने। तो आपने देखा क्या हुआ, फिर कारगिल हो गया। कारगिल होने के बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से टकराव चलता रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ का। उसके बाद फिर आ गए इमरान खान साहब, लाडले बनकर आए थे और बहुत ही इनका एतमाद होता था। 2014 के धरने के बहुत मशहूर मकूले इनके पास, आपको पता है, बेहतर पता है आपको। लेकिन उसके बावजूद जब उनका भी टकराव हुआ, तो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने, आज तक उसका आपके सामने है। तो पाकिस्तान के जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे मजबूत है। और इमरान खान साहब को लॉन्च करने में जब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया से हेल्प मांगी, तो उनके लिए माहौल साजगार बना दिया गया, हर तरह से उनको फेवर मिली, और उसी फेवर के टकराव के साथ फिर मुल्क को बेहतर करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग्स की। लेकिन जब 2018 आया और उसके बाद फिर 2.5 साल का इक़्तिदार आया और उसमें वो फ्लॉप हो गए, तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने फिर अदलिया से हेल्प मांगी कि अब इनको खुदे लाइन लगाना है। लेकिन वो उनके सामने स्टैंड ले गए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये सबसे बेहतर है, और मम्मी डैडी क्लास का फेवरेट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है इसके पास, तो अब हमें भी कुछ, सारी जिंदगी हमें अमल दरामद तो नहीं करना, हमें भी इक़्तिदार चाहिए, हम भी अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर इख्तलाफ हो गया। यहां से असल गेम स्टार्ट होती है, यहां से असल गेम स्टार्ट होती है। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर फिर किस तरह से अमल दरामद को अदलिया के सारे फैसलों का करवाना होता है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने। जब अदलिया ने फैसले दिए और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अमल दरामद ही नहीं किया, तो उनको महसूस हुआ कि अब उनके पास कोई पावर नहीं रही इम्प्लीमेंटेशन की। तो फिर उन्होंने पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाया और एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, मुझे लगता है, ये मेरा तजिया है, खबर नहीं है, फिर इनका एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एक साइन हुआ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की पावर को कम करने के लिए अदलिया के बैकअप खड़े हो गए। अब अदलिया ने ये सारा प्लान किया। सारे आज तक के जितने के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट 70 से 80% आवाम के अंदर इस टाइम डिक्लाइन कर गई है। तो ये सारे के सारे हालात पैदा करने में जहां पॉलिटिशियन का किरदार है, वहां अदलिया का भी किरदार है। ये दोनों एक पिलर के ऊपर खड़े हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अकेली हो गई है। अगर हम लेटेस्ट जो हमारे 2024 के इंतखाबात गुजरे इनको भी देखें, तो ये प्री प्लान थे। पीर पगड़ा साहब के खिताब में आपने सुना होगा कि 2.5 महीने पहले सबको बंटवारे का हिस्सा मिल चुका था और हमें पता था कि इलेक्शन जो है वो किस तरह होने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं निकला बाहर। लेकिन अब अवाम ने कहा तो मैं निकला हूं, क्योंकि हमारे हक के ऊपर डाका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, असल में ये जुडिशरी से बंदे नहीं लिए गए थे, और इसलिए नहीं लिए गए थे ताकि हम फिर उसके बाद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट करें। जब अदलिया पॉलिटिशियन के साथ मिलकर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट करने जाए, तो अदलिया के ऊपर तनकीद के लिए कोई जवाब मौजूद रहा। वो कहे हम तो आरो नहीं थे, हमने सिर्फ इंतखाबात का कहा था, बाकी तो जो कुछ भी हुआ है वो सारी इंतजामी अमूर इलेक्शन कमीशन के पास थे। इस तरह से फिर बीच में इलेक्शन कमीशन फंस गया। हमने जहां तक देखा, पार्टी हर ने रिगिंग की है। जिस पार्टी के पास जितनी कुव्वत थी, वो पीटीआई हो, इंडिपेंडेंट हो, या वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, जिसके पास डंडा था उसी ने अपनी मर्जी के फैसले लिए। लेकिन अब बदनाम हो गया सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो अदलिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो गवर्नमेंट में भी बैठी हैं और वही
पंजाब के अंदर जिसको ज्यादा हिस्सा मिला है वो KTK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर एहतजाज करी है, तो सारी पार्टी एहतजाज के हिस्सा बनी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये था, ये वही डेमोक्रेसी का चार्टर है जिसके ऊपर इन्होंने रह के तमाम जमातों ने इस तरह से मुल्क के हालात को बना दिया है कि अब उसमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बदनाम भी हो रही है, इक़्तिदार के मजे भी लेने जा रहे हैं, हुकूमतें भी ये लोग बना रहे हैं, और अदलिया इस यहाँ से फायदा भी उठा रही है। अब अदलिया इतनी बेबाक हो गई है कि आपने लेटेस्ट फैसले देखे होंगे किस तरह के पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब यहां पर कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट डिफेंस को छोड़कर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है और अदलिया भी फैसले छोड़कर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है। अब देख ले पावर गेनिंग करने जा रही है। अब देख ले जो उनका अपना किरदार है, अब देख ले अदलिया का, वो पेशावर हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसके ऊपर उस्मान गुजार के बारे में मियां असलम इकबाल के फैसले के ऊपर रिमार्क्स दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पेशावर हाईकोर्ट अब कह रहा है कि ये जी मियां असलम इकबाल साहब को फेवर दे दें क्योंकि ये कॉम्पिटेंट बंदे हैं, लेकिन उस्मान गुजार की कैबिनेट में बैठे रहे। अब अदलिया को क्या हक पहुंचता है कि वो उस्मान गुजार को नामजद करने वाले बंदे के ऊपर तनकीद करें या फिर उनको ऊपर तनकीद करें, उनके करैक्टर पर या उनके परफॉर्मेंस पर। दो सियासी लोग तो नहीं ना बैठे हुए अदलिया में। अदलिया का क्या राइट बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी या उसके किसी वजीर आला के ऊपर वो कमेंट्स दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अदलिया भी अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है। जो उनके जाती मसाइल हैं अवाम के, जो अवामी मसाइल हल करने के लिए बैठे थे, एक बंदे को साल 2 साल पहले फांसी हो जाती है और उसके बाद अदलिया का फैसला आता है। अपनी परफॉर्मेंस ये है, लेकिन सियासी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप उनके सारे फैसले सुन रहे हैं। जहां भी वो कोई ना कोई अपनी तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हैं, एक ना एक उनमें ऐसी स्टेटमेंट मिल जाती है जो सियासत से रिलेट करती हो, सियासी बयानियां छोड़ते हैं। मैं जहां पर छोड़कर आया था, आपने देखा होगा कि आजकल फिर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने भी मौजूदा सियासी जमातों के खिलाफ फिर एक मुनज़्ज़म पॉलिसी की और उनके अंदर इख्तियारात को कम करने के लिए फिर उन्होंने अपने ट्रिक लिए। अब काकर साहब जो कुछ दिन पहले IB को अंडर करके गए हैं, जिसको अपग्रेड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, हम अपग्रेड कर रहे हैं, असल में वो अपग्रेड करके नहीं गए बल्कि उन्होंने IB को अब ISI के मातहत कर दिया। क्योंकि 2 ही इदारे होते हैं पाकिस्तान के जो सिविल में और वो मातहत होते हैं डायरेक्ट वजीर आजम के, वो किसी इदारे के मातहत नहीं होते, एक IB और एक ISI। अब उन्होंने क्या किया, ISI ने तो वैसे भी कभी वजीर आजम को इतला नहीं दी, वो तो मातहत चलते रहे आर्मी चीफ के, लेकिन वो अंडर होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वजीर आजम के। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो धरना कराया 2014 में, इस धरने से मिलती है कि वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे राहील शरीफ को, फिर उनकी एक रिकॉर्डिंग IB ने नोट कर ली, वही जाकर इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनवा दी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने फिर बुलाया राहील शरीफ को, जब उनको कहा कि ये क्या आगे वॉइस है, तो उसने कहा, फिर बुलाया उन्होंने DGI को और उनसे कहा क्या मैंने तुम्हें कहा था ऐसा करो, तो वो मातहत बंद है, उसने क्या कहना था, उसने कहा नहीं जी आपने तो नहीं कहा था, उसने कहा फिर जाओ। लेकिन वो आफ्ताब दुरानी साहब जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग IB के जो DG थे उन्होंने जो की थी वो उनकी वहीं पर खत्म हो गई, उनकी जॉब चली गई। इसके पीछे भी एक कहानी है। IB के पास इतने इख्तियार नहीं होते थे कि वो गजेट्स खरीद ले, इंस्ट्रूमेंट खरीद ले जो रिकॉर्ड करते हैं, या जो ISI के पास होते हैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट अपने इंस्टॉल कर ले। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दौर में, मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ का आखिरी दौर, दूसरे दौर का आखिरी पीरियड और मुशर्रफ दौर, इसमें फिर दहशतगर्दी के वाक़यात थे। तो अमेरिका ने फिर कहा था कि आप अपना पासपोर्ट सिस्टम, अपना नाज़िल सिस्टम, अपने IB, अपने बाकी इदारों को अपग्रेड करें। इस अपग्रेड में फिर IB के पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए जो उनके ऊपर बैन था, ISI के अप्रूवल नहीं मिलता था और वो नहीं आ सकते थे मुल्क के अंदर, IB या कोई दूसरा इदारा नहीं इस्तेमाल कर सकता था। फिर उन्हीं इदारों के वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए उन्हीं इदारों ने फिर ISI की वो रिकॉर्डिंग की और फिर वो पेश कर दी वज़ीर आज़म साहब को। तो उस दिन से फिर टारगेट पर आ गया IB। जब एक नई, अब ये एक टूटी हुई हुकूमत बनने दोबारा जा रही है, कमजोर तरीन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की, जब ये हुकूमत बनने जा रही है तो अब इस्टेब्लिशमेंट को यह डर था कि वो जो IB के पास सारे के सारे इख्तियारात हैं डायरेक्ट वज़ीर आज़म वाले, कहीं वो दोबारा इस इदारे को इस्तेमाल करके हमारे लिए मुश्किल ना खड़ी करें। अब काकर साहब से उन्होंने एक अप्रूवल लिया और काकर साहब ने अपग्रेडिंग के नाम के ऊपर IB को डायरेक्ट अंडर कर दिया DGI के। अब DGI के बाद वो जाकर वज़ीर आज़म के माथे होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वैसे भी इमरान खान साहब ने ISI को इतना स्ट्रॉन्ग किया फ़ैज़ मीर के दौर में कि जितने भी फाइनल अप्रूवल हैं वो फाइनल अप्रूवल मिलेंगे तो जाकर कोई भी बड़ा अफसर कहीं ना कहीं तैनात होगा। तो ये तैनाती का जो इन्होंने टाइम रखा था, अप्रूवल जो रखा है DGI के अंदर, तो उसकी रिपोर्टिंग के बाद जाकर कमिश्नर या DIG या बाकी सारे ब्यूरोक्रेट जहां भी लगते हैं उसके फाइनल अप्रूवल के बाद लगते हैं। वो अभी इख्तियारात उनके पास खड़े हैं,
فائنل رپورٹ انہوں نے بنانی ہوتی ہے. مطلب اداروں کو جب آپ اتنا بااختیار کر دیں گے کہ وہ آپ کے پاکستان کے انتظامیہ کے سارے فیصلے لیں گے تو صاحب پھر آپ کو کون مانے گا؟ پھر آپ کا اسلام آباد آپ کو تو صرف ایک کرسی پر بٹھا دے گا، اختیارات تو کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے مہنگائی سے لڑنا ہے، ملکی مسائل کو حل کرنا ہے، اکانومی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ایک نئے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے ابھی پاکستان میں بہت زیادہ. تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ آپ کیا مطلب اختیارات ہوں گے، آپ کیا فیصلے لیں گے؟ ٹوٹی ہوئی حکومت ہے، نام کے وزیر اعظم ہے، نام کے وزیر اعلیٰ ہے، اور کمزور ترین حالات چل رہے ہیں. پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے. یہ 5 سال پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے پہلے ان کے وہ چیئرمین بنوا دیے ہیں. سیدھی بات ہے، اب وہی چیئرمین جو انہوں نے بنائے ہیں اب ان کی پارٹی کے اندر تضاد چل رہے ہیں، ان کی جگہ پھر چیئرمین شپ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی، کوئی نیا چیئرمین لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے الگ مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پولیٹیکل پارٹی رضیہ کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آنی طور پر کانسٹیٹیوشنلی کمزور کرتی جا رہی ہے وزیر اعظم اور باقی سیاستدانوں کو. تو یہ ایک ٹکراؤ ہے اور ملک کی معیشت برباد ہوتی جا رہی ہے. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا سارا دار و مدار بجائے اس کے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں، اب وہ ساری پالیٹکس میں ہو چکی ہیں. اور آج طارق بشیر چیمہ کا فیصلہ دیکھ لیں یا باقی کئی ایسے حلقوں میں ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، باقی حلقوں میں فیصلے دیکھ لیں. اب جو 50,000 70,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے اور ان کی مرضی کا بندہ نہیں ہے تو وہ ہار جاتا ہے، اور جو ان کی مرضی کا بندہ ہار رہا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. سیاست میں اب وزن اتنا رہا ہے، کوئی بھی بندہ اب عوام میں جا کر ووٹ لے یا نہ لے، آقاؤں کو خوش کرے اور 5 سال کے بعد اپنی کرسی کے اوپر دوبارہ سے آ کر بیٹھ جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم پاکستانی عوام کو ہی ایسے فیصلے لینے پڑیں گے، یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سے اقدامات سے ملک کو بچا سکتے ہیں اور ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، اکانومی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نیا نظام نافذ کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اب جو عوام ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو ہے اس کا وہ ممی ڈیڈی کلاس ہے جو کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے، نظریات کے نہیں ہے بلکہ چارمنگ لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، گلیمر کی دنیا ہے. اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ویسے ہی سیاستدانوں کے اندر رہتے ہیں. تو پاکستان میں ایسا طبقہ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، جو چینج چاہتا ہے اور بہتر کرنا چاہتا ہے اس ملک کو، لیکن وہ بیچارہ اتنا کمزور اور تعداد میں اتنا کم ہے کہ وہ اپنے ووٹوں سے کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. تو یہ سارے کے سارے حالات ہیں، ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے. اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ولاگ میں آپ کو اس سے بہتر دوں گا.